करंट अफेयर विद स्याग चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कर रहे हैं मई 2022 की अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी और ये हमारा इस सीरीज़ का दूसरा वीडियो है। पहले हमने सार संग्रह किया था और इसके अलावा हमने इसके करंट क्रोनोलॉजी के जो क्वेश्चन आते हैं पीछे के पेज पर, लास्ट पेज पर, वो सारे क्वेश्चन मैंने मेरे जो टेलीग्राम चैनल है उस टेलीग्राम चैनल पर डाल दिए हैं। आप उसको हल कर सकते हैं, वहाँ से याद कर सकते हैं और उस चैनल पर जुड़कर आप डेली अपडेट भी रह सकते हैं करंट के साथ। मेरे वहाँ पर सारे करंट की जो न्यूज़ है वो न्यूज़पेपर के माध्यम से डाल देता हूँ। मेरा ज़्यादा फोकस करंट में यही रहता है कि आप न्यूज़पेपर पढ़िए ढंग से, उसमें जो करंट आ रहा है वो देखिए और मंथली आप एक मैगज़ीन पढ़ लीजिए। आप ज़रूर नहीं अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी ही पढ़ें, कोई भी मैगज़ीन पढ़ें, मुझे ये अच्छी लगती है इसलिए मैं इसी को प्रेफर करता हूँ और ये बेस्ट रहती है। एग्ज़ाम में इसके अलावा क्वेश्चन गलत नहीं होते। आप एक ही मैगज़ीन पढ़िए, बार बार पढ़िए बस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी। सबसे पहले है अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य। तो अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में भारत नेपाल के मध्य 4 समझौते हुए हैं। पीएम शेर बहादुर देवबा जो नेपाल के पीएम हैं वो भारत यात्रा पर आए थे 2 अप्रैल 2022 को और इन्होंने निर्णय लिया कि ये अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में नेपाल शामिल होगा। भारत जो है रेलवे में नेपाल को तकनीकी सहयोग देगा। भारत द्वारा पेट्रोलियम आपूर्ति दी जाएगी। इस संबंध में ऑयल इंडिया लिमिटेड और नेपाल ऑयल कॉरपोरेशन के बीच एक MOU पर सिग्नेचर भी हुआ है। इसके अलावा नेपाल में रुपे कार्ड की शुरुआत की गई है। जयनगर बिहार से कुर्था नेपाल के मध्य यात्री गाड़ी का प्रारंभ भी किया गया है। एक नेपाल में जो सोलू कॉरिडोर है 132 किलोवाट का, उसका भी उद्घाटन हुआ है। नेपाल के बिजली उपकेंद्र का भी उद्घाटन भारत ने किया है। पीएम मोदी और शेर बहादुर देवबा ने किया है। और हाल ही में इसी मंथ आप देखेंगे कि भारतीय प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी वो नेपाल की यात्रा पर जाने वाले हैं और वहाँ पर भी इन्हीं समझौतों को आगे क्रियान्वित किया जाएगा। तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगी, हमें ध्यान में रखना है। भारत और नेपाल के बीच की जो 4 समझौते हुए हैं। नेक्स्ट है भारत ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता, इंडो ऑस्ट्रेलिया इक्टा। देखिए इसमें क्या है, इंडिया ऑस्ट्रेलिया इकोनॉमिक कॉरपोरेशन ट्रेड एग्रीमेंट, ठीक है, इकोनॉमिक कॉरपोरेशन ट्रेड एग्रीमेंट है ये। इस एग्रीमेंट को हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से पहले की अवस्था बता सकते हैं। एक होता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और एक होता है इकोनॉमिक ट्रेड एग्रीमेंट। इकोनॉमिक ट्रेड एग्रीमेंट, ये जो इकोनॉमिक ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच, ये फ्री ट्रेड से पहले की अवस्था है। धीरे धीरे भारत और ऑस्ट्रेलिया आपस में फ्री ट्रेड की ओर भी बढ़ेंगे। ये हुआ है 2 अप्रैल 2022 को स्कॉट मॉरिसन ऑस्ट्रेलिया पीएम और भारतीय पीएम के बीच में वर्चुअली एक आयोजन किया गया था, उसके बीच में ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। और भारत विकसित देश के साथ ऐसा समझौता करने वाला देश बना है। अर्थात भारत के जितने भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो रखे हैं या फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से पहले के ट्रेड हो रखे हैं वो सारे विकासशील देशों के साथ हो रखे हैं और एशिया की कंट्री के साथ हो रखे हैं। जैसे जापान के साथ हो रखा है विकसित देश में, तो वो एशिया की कंट्री है। एशिया से बाहर अगर किसी के साथ हुआ है तो वो ऑस्ट्रेलिया के साथ हुआ है और ये ऐसा भारत ने पहली बार किया है। तो भारत की बढ़ती आर्थिक शक्ति का भी परिचायक है। भारत ऑस्ट्रेलिया का 9वां व्यापारिक भागीदार है और भारत के लिए ऑस्ट्रेलिया जो है वो 17वां स्थान रखता है व्यापारिक भागीदार में। और भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 2021 का कुल जो व्यापार था वो 27.5 बिलियन डॉलर था। नेक्स्ट है ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन की भारत यात्रा 21 से 22 अप्रैल 2022 को। इन्होंने सबसे पहले अहमदाबाद का दौरा किया, साबरमती गए ये, फिर ये JCB के छठे प्लांट का दौरा भी किया। इनकी फ़ोटो भी काफ़ी चर्चित रही थी JCB पर। और इन्होंने JCB में जो प्लांट है वो है हलोल औद्योगिक क्षेत्र में गुजरात में। इन्होंने एक रोड मैप 2023 और मुक्त व्यापार समझौते पर भारत से चर्चा करने पर बल दिया है। इन्होंने राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन ज्वाइन करने का भी निमंत्रण दिया है। नेक्स्ट है फोर्ब्स द्वारा वर्ष 2022 के अरबपतियों की सूची। ये इसका 36वां संस्करण था फोर्ब्स का। एलन मस्क टॉप रहे हैं, टेस्ला के मालिक है ये, 219 बिलियन डॉलर की अपनी संपत्ति के साथ। जेफ बेजोस अमेजन के 171 बिलियन। बर्नार्ड अर्नोल्ट LVMH फ्रांस की कंपनी है,
128, 158, बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट के 219 और वारेन बफे 118, सॉरी ये 219 नहीं 119 है ये, ठीक है। वारेन बफे ब्रक्सायर हेथवे कंपनी के, तो ये 5 मिलीनियर। फिर है भारत अरबपतियों के मामले में तीसरे स्थान पर आता है। 10वां स्थान, इस सूची का 10वां स्थान पर भारतीय है मुकेश अंबानी और 11वीं है गौतम अडानी। नेक्स्ट है क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 जिसका 18वां संस्करण हुआ है। इसकी ओवरऑल रैंकिंग में MIT मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी USA की फर्स्ट रैंक पे है। ये ऑल ओवर रैंकिंग के हिसाब से है। इसकी कई प्रकार की रैंकिंग जारी होती है, लेकिन एग्जाम में केवल ओवरऑल रैंकिंग का ही पूछा जाता है। दूसरे नंबर, पहले पर MIT अपने को इतना याद रखना है, दूसरे पर ऑक्सफोर्ड है, तीसरे पर स्टैनफोर्ड है, तीसरे पर संयुक्त रूप से 2 है, स्टैनफोर्ड और कैम्ब्रिज। तो USA की 3 हो गई फर्स्ट में से, और दूसरी ऑक्सफोर्ड है जो UK की है। और भारत का अगर सर्वश्रेष्ठ संस्थान की अगर हम बात करें तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग और केमिकल इंजीनियरिंग में आता है, वो है IISc बेंगलुरु और IIT दिल्ली। ये 2 स्थान आते हैं, लेकिन ये वर्ग विशेष में आते हैं। जैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आता है 98वीं रैंक, केमिकल में आती है 92 रैंक IIT दिल्ली की। नेक्स्ट है पाकिस्तान के नए PM बने हैं शहबाज शरीफ। 11 अप्रैल को इन्होंने शपथ ली। 23वें PM है ये, 70 वर्षीय हैं। ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ PMLN पार्टी के हैं। ये पंजाब के पहले भी 3 बार CM रह चुके हैं। और पाकिस्तान के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि एक अविश्वास प्रस्ताव आया और उसकी वजह से PM को हटना पड़ा। और वरना तो आमतौर पर वहाँ पर हम देखते हैं कि भाई सेना ही हटा देती है, ठीक है। अविश्वास प्रस्ताव जैसी बात की जरूरत ही नहीं पड़ती। और ये भी अविश्वास प्रस्ताव नाम मात्र का था, सेना का ही पूरा दारोमदार था। तो इमरान खान को हटाया गया। इनका कार्यकाल 3 वर्ष ही रहा है, अर्थात फिर वही बात, कोई भी पाकिस्तानी प्रधानमंत्री 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया। 3 वर्ष 7 महीने और 23 दिन का ही कार्यकाल इनका रहा है। नेक्स्ट है एशियाई एयरपोर्ट काउंसिल ऑफ इंटरनेशनल। एशियाई एयरपोर्ट काउंसिल ऑफ इंटरनेशनल ने जारी की विश्व के व्यस्तम हवाई अड्डों की सूची। तो पहला विश्व का व्यस्तम हवाई अड्डा है जो है अटलांटा USA का। पहला याद रखेंगे, पहला याद आएगा लगभग। तो फिर भी अगर कोई देखना चाहिए तो डलास फोर्ट वर्थ USA का दूसरे नंबर पर, डेनेवर USA का भी तीसरे नंबर पर। तो शीर्ष 10 के जो एयरपोर्ट है उसमें 8 USA के हैं, 2 चाइना के हैं। नेक्स्ट है भारत USA 2+2 वार्ता। चौथी वार्ता थी ये, जो वाशिंगटन DC में आयोजित की गई 11 अप्रैल 2022 को। USA के विदेश मंत्री थे एंटनी J ब्लिंकन और रक्षा सचिव थे J ऑस्टिन III। इंडिया के S जयशंकर जी और रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह जी, इन्होंने भाग लिया था। 2+2 वार्ता होती है रक्षा और विदेश मंत्रियों की आपस की वार्ता, ठीक है। और पहली जो वार्ता हुई थी वो 2018 में हुई थी, ट्रंप के काल में आयोजित की गई थी। और लास्ट हुई थी तीसरी 2020 में न्यू दिल्ली में, ठीक है। नेक्स्ट है हुरून ग्लोबल हेल्थ केयर रिच लिस्ट, अर्थात हुरून की ग्लोबल हेल्थ केयर में सबसे अमीर आदमी कौन है, वो है साइरस पूनावाला। $26 बिलियन इनकी इनकम है। और सर्वाधिक इस लिस्ट में जो है वो 30 चाइना के लोग हैं, अर्थात 100 में से 30 जो है वो चाइना के हैं। ये केवल हेल्थ केयर क्षेत्र में बिलियनियर जो है उनकी सूची है। और भारत श्रीलंका को ईंधन खरीदने के लिए अतिरिक्त ऋण देने पर सहमत हो गया। $50 करोड़ का अतिरिक्त ऋण देगा भारत। नेक्स्ट रिपोर्ट है विश्व सैन्य व्यय सीप्री की रिपोर्ट है, जो स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट है। ये 2021 की रिपोर्ट है। 2021 में किसने कितना व्यय किया, तो सैन्य व्यय में फर्स्ट जो है वो USA है $801 अरब के साथ 38%, सैन्य व्यय का 38% खर्च करता है। सेकंड चाइना है $293 अरब के साथ, अर्थात देखो चाइना और USA का बहुत बड़ा अंतर है। और वैसे भी सैन्य मामले में USA की कोई भी बराबरी नहीं है। 10-15 देश मिल भी जाएँ तो भी वो बराबरी नहीं कर सकते, इतना सैन्य मामलों में USA खर्च करता है $801 अरब, दुनिया का 38%। और सेकंड नंबर पर चाइना 293, दुनिया का 14%। इंडिया जो है वो 76.6, बहुत कम है USA और चाइना के मुकाबले। तो इंडिया तीसरे नंबर पर है फिर भी खर्च करने के मामले में। चौथे पर UK है, 5वां रसिया है। तो रसिया यूक्रेन के साथ जो भिड़ रहा है उसकी देख लो 5वें नंबर पर हालात है सैन्य खर्च के मामले में। तो ये थे 5, तो हमें याद रखना है USA फर्स्ट है, चाइना सेकंड है और थर्ड इंडिया है। फिर है ग्लोबल इनोवेशन पार्टनरशिप। ये समझौता हुआ था UK और इंडिया का जब बोरिस जॉनसन भारत आए थे।
तो इनमें दो चीज़ इंपॉर्टेंट है, एक है TDC ट्राइलेटरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन फंड और एक है GIP ग्लोबल इनोवेशन पार्टनरशिप। ये जो है, ये दोनों जो फंड हैं इंडिया और UK के द्वारा चलाई जा रही हैं। ये क्या काम करते हैं, चीन की जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का जो विकल्प है वो दे रहे हैं, अर्थात विभिन्न देशों को लोन प्रोवाइड कर रहे हैं और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का विकल्प दे रहे हैं एक तरह से। तो हिंद महासागर प्रशांत क्षेत्र में ये निवेश करेंगे, अफ्रीका में भी निवेश का इनका प्रस्ताव है। तो ये फंड के नाम है, UK और इंडिया के से संबंधित है, आपको इतना ध्यान रखना है, TDC और GIP। नेक्स्ट है रूस द्वारा UNWTO UN वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन से हटने की घोषणा की है। रूस वैसे भी इस यूक्रेन युद्ध के बाद लगभग संस्थाओं से बाहर जा रहा है। पीछे ही मानवाधिकार परिषद से इसको निलंबित किया गया था 7 अप्रैल 2022 को, और यूक्रेन हमले को लेकर ही वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन से भी खुद ही हट गया है, जिसकी स्थापना, टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1946 में होती है। हेडक्वार्टर इसका मैड्रिड स्पेन में है। और हाँ, ये चीज़ 1946 ये अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी में थोड़ी गलत दी गई है, तो इसमें थोड़ा सुधार कर लेना आप, अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी में देख लेना, वहाँ पर कुछ और ही सन दे रखा है जो एक सही नहीं है, वो थोड़ा सही हो जाएगा। फिर है भारत और मालदीव अक्षय ऊर्जा हस्तांतरण पर सहमत हो गए हैं। भारत और मालदीव ने अक्षय ऊर्जा हस्तांतरण पर सहमति जता दी है। इनका मानना है कि 1 सन 1 वर्ल्ड 1 ग्रिड, अर्थात दुनिया में जितनी अक्षय ऊर्जा है, सूर्य की ऊर्जा है, कहीं ज़्यादा है कहीं कम है, तो एक ग्रिड लाइन होनी चाहिए दुनिया के लिए, सिंगल ग्रिड होना चाहिए। और एक सूर्य है, एक ग्रिड लाइन होगी, तो जहाँ कम होगी वहाँ चली जाएगी, जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ उपयोग में आ जाएगी। तो इसलिए भारत और मालदीव अक्षय ऊर्जा हस्तांतरण पर सहमत हो गए हैं। नेक्स्ट है वन लाइनर है, यांगत्जी रिवर 3 गोर्जेज 1। ये क्या है, ये दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक क्रूज जहाज है, चाइना द्वारा निर्मित है। ये नाम से स्पष्ट है, यांगत्जी रिवर 3। नेक्स्ट है वन्य जीवों को कानूनी अधिकार देने वाला देश कौन सा हुआ है, इक्वाडोर। मॉस्कोवा क्या है, ये रूसी जहाज है जिसे यूक्रेन द्वारा मिसाइल से डुबो दिया गया था। सबसे बड़ा जहाज़ था ये, पनडुब्बी टाइप जहाज़ था जो खाड़ी में खड़ा था और यूक्रेन पर हमले कर रहा था, इसीलिए यूक्रेन द्वारा मिसाइल से इस रूसी जहाज़ को डुबो दिया गया मॉस्कोवा को। तो काफ़ी चर्चित रहा था मॉस्कोवा जहाज़, तो ये आपको याद रखना है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं राष्ट्रीय परिदृश्य। राष्ट्रीय परिदृश्य में पहली न्यूज़ है, असम व मेघालय के मध्य अंतर्राज्यीय सीमा विवाद निपटारे हेतु समझौता हो गया है। असम और मेघालय के बीच आपको याद हो तो पीछे जुलाई में ही एक झड़प हुई थी, जिसमें दोनों देशों की पुलिस जो है वो आपस में लड़ चुकी थी, कई घायल भी हुए थे उसमें, तो काफ़ी नेशनल मीडिया में वो चर्चा में रहा था। तो अब जो है तो अमित शाह की मौजूदगी में असम के CM हेमंत बिस्वा और मेघालय के CM कोनराड के संगमा ने 29 मार्च 2022 को समझौता कर लिया है। इनके जो विवाद है वो 884 किलोमीटर लंबी सीमा है इनकी, उसमें कुल 12 स्थानों पर विवाद है। कितने स्थानों पर? 12। इन 12 में से 6 विवादों का निपटारा हो गया और 6 का भी जल्दी ही होने की उम्मीद है। तो ये असम और मेघालय का एक बड़ा दीर्घकालीन समझौता है जो 29 मार्च 2022 को हो चुका है, जिसका इंतज़ार बहुत लोग कर रहे थे। तो 12 स्थानों की जो लड़ाई है वो 6 की तो सुलट गई है और बाकी भी सही हो जाएगी। अगली है हुरून की सबसे अमीर सेल्फ मेड महिलाओं की सूची में फाल्गुनी नायर शीर्ष 10 में। भारत की है फाल्गुनी नायर, नायका कंपनी की संस्थापक है ये 7.6 अरब डॉलर के साथ 10वें नंबर पर आई है। ठीक है, फाल्गुनी नायर याद रखना, नायका कंपनी की संस्थापक है ये। नाइकी वो अलग है, नायका अलग है। ठीक है, फिर है AVGC को बढ़ावा देने के लिए संवर्धन कार्यबल का गठन किया गया है। अब देखिए AVGC क्या होता है। AVGC A का एनिमेशन, V का विजुअल इफेक्ट, G का गेमिंग, C का कॉमिक्स। इसके लिए एक संवर्धन कार्यबल क्यों बनाया गया है? सूचना व प्रसारण मंत्रालय ने बनाया है, 8 अप्रैल 2022 को गठन किया है। ये क्या करेगा, ये जो क्षेत्र आ रहा है एनिमेशन का, विजुअल इफेक्ट का, गेमिंग का, कॉमिक्स का, नया उभरता क्षेत्र है। इस नए उभरते क्षेत्र में भारत चाहता है कि इस देश की, भारत की ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी हो दुनिया में इस क्षेत्र में। तो भारत इस क्षेत्र के लिए नई पॉलिसी तैयार करना चाहता है और इसमें कहा जा रहा है कि दुनिया में आने वाले समय में सबसे ज़्यादा रोजगार उपलब्ध करवाने में AVGC क्षेत्र का योगदान होगा। तो इसीलिए संवर्धन कार्यबल गठित किया गया है।
वो क्या करेगा, इस क्षेत्र के लिए नई पॉलिसी तैयार करेगा। नेक्स्ट है तकनीकी सहयोग के लिए UIDAI और इसरो के मध्य MOU हुआ है 8 अप्रैल को। UIDAI यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, आधार के लिए, जिसका गठन जुलाई 2016 में किया गया था। संवैधानिक निकाय है, ये सविधिक निकाय है। इसके MOU का मकसद क्या है भाई, भुवन आधार केंद्रों का विकास। एक भुवन की प्रणाली है इसरो की, उस भुवन में क्या है, ये उपग्रह आधारित GPS प्रणाली है भुवन। तो उस आधार पर आधार केंद्रों का विकास किया जाएगा जिनका नाम होगा भुवन आधार केंद्र। तो उनके लिए ही ये MOU सिग्नेचर किया गया है। नेक्स्ट है केंद्र सरकार द्वारा 3 नागा विद्रोही समूह के साथ संघर्ष विराम 1 वर्ष बढ़ाया गया। देखो नागा विद्रोही जो है 3 ग्रुप है, इन 3 ग्रुपों के साथ 28 अप्रैल 2022 से 27 अप्रैल 2023 तक युद्ध विराम को बढ़ाया गया है। ठीक है, इन सभी के नाम एक ही है, बस ये ग्रुप अलग अलग है। एक का सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड है, NK जिसको बोलते हैं। दूसरे को सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड रिफॉर्मेशन बोलते हैं, R बोलते हैं। चौथे को के खांगो बोलते हैं, NSCN के खांगो। तो तीनों के नाम अलग है, अलग अलग व्यक्ति हो गए, अलग हो गए तो अलग अलग गुट बन गए। तो तीनों के साथ एक समझौता किया युद्ध विराम का, और ये युद्ध विराम होने के बाद यहाँ नागालैंड में शांति रहेगी। नेक्स्ट है नीति आयोग द्वारा राज्य ऊर्जा व जलवायु सूचकांक राउंड 1 का उद्घाटन किया गया है। इसमें बड़े राज्यों में, जिसमें 20 राज्यों की श्रेणी बांटी गई है, उसमें टॉप स्थान पर रहा है गुजरात और सबसे निम्न स्थान पर रहा है छत्तीसगढ़। छोटे राज्य जिनमें 8 राज्य हैं उनमें टॉप रहा है गोवा और सबसे निम्न स्थान पर रहा है अरुणाचल। UT जो 7 हैं उनमें टॉप चंडीगढ़ रहा है और लोअर रहा है लक्षद्वीप। तो हमें एक अगर याद करो आप, तो एक याद कर लेना, नीति आयोग द्वारा जो राज्य ऊर्जा व जलवायु सूचकांक राउंड 1 का उद्घाटन हुआ है उसमें गुजरात टॉप पे रहा है। ठीक है, जिसकी रैंक 50.1 थी, स्कोर इसका 50.1 थी। ये आपको याद रखना है, गुजरात। नेक्स्ट है PM द्वारा नई दिल्ली में प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है 14 अप्रैल 2022 को। नेहरू संग्रहालय से ये केस में तब्दील हो गया प्रधानमंत्री संग्रहालय। पहले तो केवल नेहरू जी का ही संग्रहालय था वहाँ पर, अब सभी प्रधानमंत्रियों का वो संग्रहालय बन गया है। 3 मूर्ति स्टेट बोलते थे इसको। और ये संग्रहालय जो बना है वो 271 करोड़ की लागत से बना है, जिसका कार्य 2018 में प्रारंभ हुआ था। इसके अलावा आपको एक न्यूज़ और देनी है, ये सारे जो लिखित नोट्स हैं ये 1 पेज में आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध हो जाएंगे। आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, आप अगर टेलीग्राम पे टुडे जीके नाम से सर्च करोगे तो आपका मेरा चैनल मिल जाएगा, नहीं तो मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूँ, वहाँ से आप कॉपी करके टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हैं। तो उस पे आपको ये 1 लाइनर पूरी मई का जो अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय खबरें हैं वो मिल जाएगी लिखी हुई। तो आप उसको पढ़कर भी याद कर सकते हैं, नहीं तो साथ साथ में वीडियो से नोट्स बना सकते हैं। चलिए आगे है, भारतीय वायुसेना व IIT मद्रास में समझौता हुआ है किसके लिए, हथियार प्रणाली के रखरखाव को लेकर स्वदेशी तकनीक विकसित करने हेतु। तो भारत मेड इन इंडिया की तरफ बढ़ रहा है, हथियारों में भी स्वदेशी उपकरणों की तरफ। तो उसी लिए भारतीय वायुसेना और IIT मद्रास में समझौता हुआ है। IIT मद्रास क्या करेगी, देसी तकनीक विकसित करेगी हथियार प्रणाली के रखरखाव को लेकर। नेक्स्ट है PM ने 108 फीट ऊंची हनुमान जी की मूर्ति का अनावरण किया है गुजरात के मोरबी में 16 अप्रैल 2022 को। और ये अनावरण हुआ है बापू केशवानंद जी के आश्रम में। और ये हनुमान जी की मूर्ति अकेली गुजरात के मोरबी में नहीं लग रही है, बल्कि 2010 में लगी थी शिमला में, और दूसरी लगी है मोरबी में अब। और आगे एक पहले से कार्य प्रारंभ हो चुका है रामेश्वरम में, और चौथी लगेगी पश्चिम बंगाल में। तो इस प्रकार 4 धाम है, ये चारों अलग अलग दिशाओं में, भारत के अलग अलग कोनों में ये मूर्तियाँ लगेगी हनुमान जी की, और उनका उद्घाटन हो रहा है। नेक्स्ट है PM द्वारा WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की आधारशिला रखी गई है। इसमें 3 अतिथि थे। WHO का महानिदेशक था डॉक्टर टेड्रोस घेब्रेयेसस। मोदी जी ने भी कहा था कि इनका नाम लेना बहुत ही टेढ़ी हीर है। मॉरिशस का PM था प्रविंद कुमार जगन्नाथ, ये भारतीय नाम ही है, प्रविंद कुमार जगन्नाथ। और एक थे मोदी जी। इन्होंने मिलकर जामनगर में गुजरात में 19 अप्रैल 2022 को ट्रेडिशनल मेडिसिन का उद्घाटन किया था। WHO का सेंटर बनाया ये परंपरागत जो उपचार है उसके लिए।
नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री ने दाहोद में 22,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास किया है। 20 अप्रैल 2022 को दाहोद में एक रेल यूनिट पहले से थी 1926 में बनी हुई, उसको अब लोकोमोटिव में चेंज किया है, तो उसका उद्घाटन किया है 20 अप्रैल 2022 को दाहोद में। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति की तुर्कमेनिस्तान व नीदरलैंड की राजकीय यात्रा। पहले राष्ट्रपति हैं जो तुर्कमेनिस्तान की यात्रा की है। ठीक है, पहले राष्ट्रपति है जिन्होंने तुर्कमेनिस्तान की यात्रा की है 1 से 4 अप्रैल को, और नीदरलैंड की यात्रा की थी 4 से 7 अप्रैल को। नेक्स्ट है, दुनिया का सबसे लंबा लिविंग रूट ब्रिज मेघालय में है, उसको यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है। विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है। लिविंग रूट ब्रिज आपको याद रखना है, मेघालय में है। दोनों तरफ पेड़ हैं, उनकी जड़ों से एक पुल प्राकृतिक रूप से बना हुआ है, तो उस चीज़ को क्या किया गया है, इन्होंने मेघालय में ये इसको यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थलों में शामिल किया है। नेक्स्ट है, अटल इनोवेशन मिशन का जो अवधि थी उसकी बढ़ाई गई है मार्च 2023 तक। अटल इनोवेशन मिशन 2015 में प्रारंभ किया गया था और ये साइंस को समर्पित है, तो उसकी अवधि मार्च 2023 तक भी जारी रहेगी। नेक्स्ट चर्चा में सीकुला दर्रा, ये लद्दाख व हिमाचल प्रदेश को जोड़ने के लिए इस दर्रे पर सबसे ऊंची टनल का निर्माण किया जाएगा, इसलिए ये सीकुला दर्रा चर्चित है। तो इस मंथ का करंट जीके इतना ही। आगे नेक्स्ट वीडियो लाएंगे हम राजस्थान करंट जीके की। राजस्थान करंट जीके की मैंने जनवरी से लेकर अब तक की करंट जीके बना रखी है, उसका एक अलग से मैंने प्लेलिस्ट भी डाल रखी है, वहाँ से आप राजस्थान की करंट जीके देख सकते हैं। और मुझे आशा नहीं, पूरा विश्वास भी है कि इनसे बाहर प्रश्न नहीं जाएगा।